अशोका की कहानी, जो इतिहास के सबसे बढ़िया शासकों में से एक है, मौर्य साम्राज्य के बीच लगभग 304 ईसा पूर्व में शुरू होती है। वह एक ताकतवर परिवार में पैदा हुए थे, जो महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, जिन्होंने राजवंश की स्थापना की थी और सम्राट बिंदुसार के बेटे थे। उनकी शाही विरासत के बावजूद अशोका के लिए सिंहासन तक पहुंचना तय या आसान नहीं था। उनकी मां धर्म को बिंदुसार की दूसरी रानियों की तुलना में कम दर्जे का कहा जाता था, जिसका मतलब था कि अपने शुरुआती दिनों से ही अशोका पसंदीदा बेटे नहीं थे। एक अंडरडॉग होने का यह शुरुआती अनुभव शायद उनमें एक जबरदस्त महत्वाकांक्षा और अपनी काबिलियत साबित करने की जिद भर गया, जिससे उनकी जवानी का दृढ़ और अक्सर बेरहम स्वभाव बन गया। अशोका का बचपन और शिक्षा मौर्य शाही परंपराओं में डूबी हुई थी, जिसे एक काबिल योद्धा और प्रशासक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने सैन्य रणनीति, राजनीति और उस समय के क्लासिकल विज्ञान में व्यापक ट्रेनिंग ली। उनकी बौद्धिक क्षमता केवल उनके शारीरिक साहस से मेल खाती थी और उन्होंने जल्दी ही खुद को एक जबरदस्त सैन्य कमांडर के रूप में साबित किया। उनके पिता सम्राट बिंदुसार ने अपने बेटे की क्षमताओं को पहचाना, भले ही उन्होंने उन्हें उत्तराधिकार के लिए पसंद नहीं किया। अपने कौशल का टेस्ट करने और उन्हें पाटलिपुत्र के दरबारी राजनीति से दूर रखने के लिए बिंदुसार ने युवा अशोका को अवंती जैसे दूर के प्रांतों का गवर्नर नियुक्त किया, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और बाद में उन्हें तक्षशिला में एक विद्रोह को दबाने का काम सौंपा। एक प्रांतीय गवर्नर के रूप में अशोका ने असाधारण प्रशासनिक प्रतिभा और व्यवस्था बनाए रखने में एक सख्त हाथ दिखाया। इन भूमिकाओं में उनकी सफलता ने पूरे साम्राज्य में एक सक्षम और शक्तिशाली नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया, जो उनके बड़े सौतेले भाई सुशीम के बिल्कुल विपरीत था, जो उत्तराधिकारी था लेकिन अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से जूझता रहता था। पाटलिपुत्र का दरबार साजिशों का जाल था, जिसमें सिंहासन के लिए अलग अलग गुट अलग अलग राजकुमारों का समर्थन कर रहे थे। अशोका राजधानी से दूर होने के बावजूद अपने वफादार मंत्रियों और समर्थकों का एक नेटवर्क बनाया, जिन्होंने उनमें वह ताकत देखी जिसकी साम्राज्य को जरूरत थी। सत्ता के केंद्र से दूर रहने के उनके समय ने उन्हें एक समर्थन का आधार बनाने की इजाजत दी, जो आने वाले सत्ता संघर्ष में महत्वपूर्ण साबित होगा। लगभग 272 ईसा पूर्व में सम्राट बिंदुसार की मृत्यु ने एक जबरदस्त उत्तराधिकार संकट को जन्म दिया, जो कई किंवदंतियों के अनुसार कई सालों तक चला। पारंपरिक खातों से पता चलता है कि अशोका अपने पिता के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में सुनकर राजधानी वापस चले गए। प्रभावशाली राधा गुप्त के नेतृत्व वाले मंत्रियों की एक परिषद के समर्थन से उन्होंने पाटलिपुत्र पर नियंत्रण कर लिया। किंवदंतियां एक खूनी संघर्ष की बात करती है, जहां अशोका को अपने दावे को सुरक्षित करने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वियों, जिसमें उनके भाई सुशीम भी शामिल थे, को खत्म करना पड़ा। उनके जीवन का यह काल एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश करता है जो जबरदस्त महत्वाकांक्षा से प्रेरित था, जो अपनी नियति को प्राप्त करने और मौर्य साम्राज्य के प्रतिष्ठित सिंहासन पर बैठने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, जिससे उनके अंतिम बदलाव का मंच तैयार हुआ। अपनी शक्ति को मजबूत करने और सिंहासन पर बैठने के बाद सम्राट अशोका ने अपने पूर्वजों की विस्तारवादी नीतियों को जारी रखा। अपने शासन के पहले 8 सालों तक उन्हें चंडाशोक या क्रूर अशोका के रूप में जाना जाता था, जो शासन और सैन्य अभियानों में उनकी बेरहम दक्षता का प्रमाण है। मौर्य साम्राज्य पहले ही भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से में फैल चुका था, लेकिन एक महत्वपूर्ण राज्य स्वतंत्र और विद्रोही बना हुआ था, कलिंग, जो अब ओडिशा में पूर्वी तट पर स्थित है। कलिंग एक समृद्ध राज्य था, जिसमें एक मजबूत सेना थी और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण था, और इसकी स्वायत्तता अशोका के पूरी तरह से एकीकृत साम्राज्य के उनके एकल अधिकार के दृष्टिकोण के लिए एक सीधी चुनौती थी। इसे अपने अधीन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित अशोका ने बड़े पैमाने पर आक्रमण के लिए मौर्य सेना की पूरी शक्ति जुटा ली। कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। जबरदस्त क्रूरता और पैमाने का एक संघर्ष था। कलिंग के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अविश्वसनीय बहादुरी से लड़ाई लड़ी,
लेकिन वे अंततः अशोका की सेनाओं की भारी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं थे। युद्ध के परिणाम स्वरूप जीवन का भयावह नुकसान और अकल्पनीय पीड़ा हुई। अशोका के अपने शिलालेख, विशेष रूप से उनका प्रमुख चट्टान शिलालेख 13, विनाश का एक भयानक विवरण प्रदान करता है। वह दर्ज करते हैं कि लड़ाई में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख को पकड़ लिया गया और निर्वासित कर दिया गया, और युद्ध के बाद अकाल और बीमारी से कई गुना अधिक लोग मारे गए। खेत खून से सने थे और जमीन घायलों और शोक संतप्तों की चीखों से भरी थी। अपनी जीत के तुरंत बाद अशोका कलिंग के खंडहरों के बीच खड़े थे, उस जीत का सर्वेक्षण कर रहे थे जिसे उन्होंने इतनी बेसब्री से चाहा था। हालांकि व्यापक मौत और विनाश के दृश्य ने उन्हें एक विजेता की संतुष्टि नहीं दी। इसके बजाय इसने उन्हें गहरा पछतावा, भय और गहरा व्यक्तिगत दुख दिया। उन्होंने जो मानवीय पीड़ा का बड़ा पैमाना किया था, वह उनके विवेक पर भारी पड़ा। इस क्षण ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ चिह्नित किया, क्योंकि विजयी सम्राट को अपनी महत्वाकांक्षा की वास्तविक कीमत का सामना करना पड़ा। जीत खोखली महसूस हुई, एक भयानक उपलब्धि जिसने महिमा से ज्यादा दुख दिया, एक कट्टरपंथी परिवर्तन के लिए बीज बोया। विवेक के इस गहरे संकट ने अशोका को युद्ध और हिंसा को पूरी तरह से त्यागने के लिए प्रेरित किया। जिस व्यक्ति को कभी क्रूर अशोका के रूप में जाना जाता था, उसने धम्माशोक या धर्मपरायण अशोका बनने की यात्रा शुरू की। उन्होंने घोषणा की कि एकमात्र सच्ची जीत तलवार से विजय नहीं थी, बल्कि धर्म और नैतिकता की जीत थी, या धम्म विजय। यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं था, यह एक गहरा व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जागरण था। कलिंग युद्ध के भयानक परिणाम ने उनकी पुरानी पहचान को तोड़ दिया और उन्हें एक पूरी तरह से नए रास्ते पर सेट कर दिया, जो शांति, करुणा और सभी जीवित प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित था, जिससे उनके शासन और उपमहाद्वीप के इतिहास का मार्ग मौलिक रूप से बदल गया। कलिंग युद्ध के कारण हुए आध्यात्मिक संकट के बाद अशोका ने अपने जीवन और अपने साम्राज्य के लिए सांत्वना और एक नया नैतिक मार्गदर्शक ढूंढा। यह आत्मनिरीक्षण के इसी दौर में था कि वे बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आए और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से गहराई से आकर्षित हुए। अहिंसा, करुणा और नैतिक आचरण के बौद्ध सिद्धांत उनके नए पछतावे के साथ मजबूती से जुड़े। हालांकि युद्ध से पहले उन्हें बौद्ध धर्म में थोड़ी रुचि हो सकती थी, लेकिन कलिंग के बाद के परिणामों ने उनकी प्रतिबद्धता को ठोस बना दिया। उन्होंने औपचारिक रूप से इस धर्म को अपनाया और यह धर्म परिवर्तन उनके शासन के नए दर्शन का आधार बन गया, जिससे वे एक विजेता राजा से अपने लोगों के एक परोपकारी संरक्षक में बदल गए। अपने नए विश्वास को मार्गदर्शक बनाकर अशोका ने धम्म नामक एक अनूठी नैतिक संहिता विकसित और प्रचारित की, जो संस्कृत धर्म के लिए एक प्राकृत शब्द है। अशोका का धम्म एक संकीर्ण धार्मिक सिद्धांत नहीं था, बल्कि एक सार्वभौमिक नैतिक आचरण संहिता थी जो सभी पर लागू होती थी, चाहे उनका धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। इसके मुख्य सिद्धांतों में बड़ों का सम्मान करना, तपस्वियों और ब्राह्मणों के प्रति उदार होना, गुलामों और नौकरों के साथ दयालुता से व्यवहार करना, और सबसे महत्वपूर्ण, सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा का अभ्यास करना शामिल था। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, अपने विषयों को एक दूसरे के विश्वासों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया, ये समझते हुए कि सामाजिक सद्भाव, आपसी समझ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर निर्भर करता है। धम्म की यह नीति उनके प्रशासन का केंद्रीय स्तंभ बन गई। इस शांति और नैतिकता के संदेश को अपने विशाल साम्राज्य और यहाँ तक कि उसकी सीमाओं से परे फैलाने के लिए अशोका ने सार्वजनिक संचार का एक अभूतपूर्व अभियान शुरू किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों को पत्थर के स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों पर अपनी लोगों की स्थानीय भाषाओं और लिपियों में उत्कीर्ण करवाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका संदेश सभी के लिए सुलभ हो। ये शिलालेख, जिन्हें अशोका के शिलालेखों के रूप में जाना जाता है, सार्वजनिक स्थानों पर, व्यापार मार्गों पर और तीर्थ यात्रा स्थलों पर रखे गए थे। उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों का एक विशेष वर्ग भी नियुक्त किया, जिनका एकमात्र कर्तव्य साम्राज्य में यात्रा करना,
लोगों को धम्म के सिद्धांतों को समझाना और यह सुनिश्चित करना था कि उनकी कल्याण और न्याय की नीतियां सही ढंग से लागू की जा रही हैं। अशोका की अपने धम्म के प्रति प्रतिबद्धता उनके व्यक्तिगत कार्यों और राज्य की नीतियों में परिलक्षित होती थी। उन्होंने आनंद के लिए शिकार करने की शाही परंपरा को छोड़ दिया और शाही रसोई के लिए जानवरों के वध को हतोत्साहित किया। उन्होंने मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल स्थापित किए, फलों के पेड़ और औषधीय जड़ी बूटियां लगाईं और यात्रियों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रमुख सड़कों पर कुएं और विश्राम गृह खोदे। उनके शासनकाल में सैन्य विस्तार से सामाजिक कल्याण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। अशोका ने क्षेत्रों को नहीं बल्कि लोगों के दिलों को धर्मपरायणता और करुणा के माध्यम से जीतने की कोशिश की, जिससे उनके विशाल और विविध साम्राज्य में हर विषय के नैतिक जिम्मेदारी और कल्याण पर आधारित शासन का एक मॉडल तैयार हुआ। अशोका की विरासत के सबसे ठोस और स्थायी तत्व वे स्तंभ और शिलालेख हैं जो उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में बनवाए थे। पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से बने ये शानदार स्तंभ अक्सर सारनाथ के प्रसिद्ध 4 शेरों जैसे जटिल पशु शीर्षों से सजे होते थे। मौर्य इंजीनियरिंग और कला के चमत्कार थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे उनकी नई विचारधारा के लिए विज्ञापन थे। इन स्तंभों और उनके साम्राज्य भर की चट्टानों पर लिखे शिलालेख उनके शासन और उनके दर्शन के बारे में हमारे ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है। ब्राह्मी और अन्य लिपियों में लिखे गए वे सम्राट से अपने लोगों के लिए सीधा संचार है जो उनकी नीतियों को रेखांकित करते हैं, कलिंग पर उनके पछतावे को व्यक्त करते हैं और एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज के लिए उनके दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। ये शिलालेख अनमोल ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो एक प्राचीन शासक के दिमाग में एक अनूठी खिड़की प्रदान करते हैं। अशोका का समाज में योगदान उनके नैतिक उपदेशों से कहीं ज्यादा था। उनका संरक्षण बौद्ध धर्म को एक अपेक्षाकृत छोटे संप्रदाय से एक प्रमुख विश्व धर्म में फैलाने में सहायक था। उन्हें हजारों स्तूपों और विहारों या मठवासी परिसरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जिसमें सांची में मूल संरचना भी शामिल है। परंपरा के अनुसार उन्होंने धर्म को संहिताबद्ध करने के लिए पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद बुलाई और श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और यहाँ तक कि पश्चिम में हेलेनिस्टिक साम्राज्यों, जिसमें ग्रीस और मिस्र भी शामिल थे, तक बौद्ध मिशनरियों को भेजा। बौद्ध धर्म के इस राज्य प्रायोजित प्रचार ने इसके अस्तित्व और विकास को सुनिश्चित किया, जिससे सदियों तक एशिया का आध्यात्मिक परिदृश्य आकार लेता रहा। अपने इमेंस प्रभाव के बावजूद अशोका की स्मृति लगभग 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद लगभग 2000 सालों तक भारतीय इतिहास से फीकी पड़ गई। उनका साम्राज्य बिखर गया और उनका नाम काफी हद तक भुला दिया गया, केवल बौद्ध किंवदंतियों में संरक्षित रहा। यह 19वीं सदी तक नहीं था जब यूरोपीय विद्वानों और पुरातत्वविदों, विशेष रूप से जेम्स प्रिंसेप ने उनके शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक समझा। इस सफलता ने शिलालेखों को उनमें उल्लिखित पौराणिक पियदसी या देवताओं के प्रिय से फिर से जोड़ा, जिससे अशोका के शासनकाल और उनके गहरे परिवर्तन का पूरा दायरा सामने आया। अशोका की फिर से खोज एक नए स्वतंत्र भारत के लिए इमेंस गर्व का क्षण था, जिसने उनके शेर के प्रतीक को अपना राष्ट्रीय प्रतीक और अशोक चक्र, धर्म के पहिए को अपने झंडे के केंद्र में अपनाया। निष्कर्ष में सम्राट अशोका की कहानी बदलाव के लिए मानवीय क्षमता और शांति के बजाय शक्ति पर आधारित शासन की संभावना का एक शक्तिशाली प्रमाण है। वह विश्व इतिहास में एक अद्वितीय व्यक्ति बने हुए हैं, एक विजेता सम्राट जिसने अपनी शक्ति के चरम पर हिंसा का त्याग किया और अपने लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी विरासत उन भूमियों में नहीं पाई जाती है जिन्हें उन्होंने बलपूर्वक जीता था, बल्कि अहिंसा, सहिष्णुता और दयालु शासन के स्थायी आदर्शों में पाई जाती है जिनकी उन्होंने वकालत की थी। अशोका की एक क्रूर योद्धा से एक परोपकारी शासक तक की यात्रा लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, जो एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची महानता प्रभुत्व में नहीं बल्कि धर्म में निहित है।